हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टार्ट एडू। जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं और आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास 8। इसके टोटल 10 चैप्टर हैं, जिसमें से 5 चैप्टर हम कर चुके हैं और 6 चैप्टर हम आज करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज टुडे टॉपिक इज वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। हम इसमें सब पढ़ेंगे वीवर्स के बारे में, फैक्ट्री ओनर्स कौन कौन थे, आयरन स्मेल्टर्स कौन थे या किन्हें कहा जाता था, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इसमें इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल, ठीक है, 1750 के आसपास, जब ब्रिटिश ने अभी बंगाल को नहीं हराया था, कॉन्कर्ड मतलब हराना, ठीक है, हराया नहीं था या उसे मतलब अपने हक में नहीं कर लिया था, इंडिया जो है सबसे बड़ी प्रोड्यूसर मानी जाती थी हमारी कॉटन टेक्सटाइल की। They were extensively traded in Southeast Asia, that is Java, Sumatra, Penang and Western Central Asia. Southeast Asia में, वेस्ट और सेंट्रल एशिया में इसका जो है बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता था। पटोला वॉज वूवन इन सूरत, अहमदाबाद एंड पटन। पटोला नाम का एक कॉटन मटेरियल है, क्लॉथ मटेरियल है, जो कहाँ पर वूव किया जाता था, वूव मतलब बनाना, बुनना जिसे हम कह देते हैं, ठीक है, जिसको वूव किया जाता था सूरत में, अहमदाबाद में और पटन में। इसकी जो है इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा प्राइस थी, हाई वैल्यू माना जाता था इसको इंडोनेशिया में, ठीक है, और ये वहाँ के लोकल वीवर्स के लिए ना एक ट्रेडिशन बन गया था। पटोला जो है इंडोनेशिया के लोकल वीविंग लोगों के लिए जो है एक ट्रेंड बन गया था, एक ट्रेडिशन बन गया था वहाँ का। European traders first encountered fine cotton cloth from India carried by the Arab merchants in Mosul in present day Iraq, ठीक है, प्रेजेंट डे हम उसको इराक के नाम से जानते हैं, लेकिन पुराने टाइम में उस जगह का नाम था मोसूल। वहाँ के जो अरब मर्चेंट्स थे, ठीक है, वो जो है कॉटन क्लॉथ हमारे इंडिया से ले गए थे, और उस वक्त यूरोपियन ट्रेडर्स ने फर्स्ट टाइम आपके उस हमारे अच्छे वाले फाइन कॉटन क्लॉथ को उस वक्त देखा था, जब मोसूल के अरब मर्चेंट्स पहली बार उसे इंडिया से ले गए थे। उसके बाद जो हमारा जो सबसे ज्यादा फाइन वूवन टेक्सटाइल होता है ना हमारा, उसको हम कहते हैं मुसलन। मुस्लिन का कपड़ा जिसे हम कह देते हैं, ठीक है, मुस्लिन कपड़ा मतलब तो फाइन क्वालिटी का जो कपड़ा होता है ना, जो भी मतलब उसके बाद कोई भी किसी भी मटेरियल का हो, ज्यादातर तो कॉटन ही चलता था हमारा उस वक्त, तो मतलब किसी भी टाइप का अगर फाइन मटेरियल है ना, तो हम उसको बोलेंगे भाई ये तो मुस्लिन का कपड़ा है। When the Portuguese first came to India for the spices, they landed in Calicut on the Kerala coast in southwest India. Portuguese जब सबसे पहली बार स्पाइसेस ढूंढते हुए, मसाले ढूंढते हुए हमारे इंडिया में आए थे, तो उन्होंने जो है केरला कोस्ट, जो आपके साउथ वेस्ट इंडिया में पड़ता है केरला कोस्ट, उसके कैलिकट एरिया में जो है उन्होंने लैंड किया था। वहीं पर वो, और जब वो वापस जा रहे थे यूरोप, तो उन्होंने क्या किया कि स्पाइसेस के साथ थोड़ा सा हमारा कॉटन टेक्सटाइल भी वो अपने साथ ले गए थे, ठीक है, और उस वक्त उसने उस कॉटन टेक्सटाइल को जो वो अपने साथ लेकर गए थे, उसको उन्होंने नाम दिया था कैलिको। तो मतलब कि हम कह सकते हैं पोर्टुगीज ने हमारे कॉटन टेक्सटाइल को क्या नाम दिया था, कैलिको, ठीक है। इसके भी अलग अलग नाम थे उस वक्त कॉटन क्लॉथ्स के, जैसे कि जो प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स होते थे उनको हम चिंट्स कहते थे, कॉजीज कहते थे, या फिर बांदना कहते थे, बांदना, ठीक है। उनमें से एक था जामदानी। जामदानी कहते एक फाइन मुस्लिन क्लोथ था, जो किसका मिक्सचर था, जिसपे जो वर्क होता था वो कॉटन और गोल्ड के थ्रेड को यूज करके जो है बनाया जाता था। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट थे, जहां जहां पर जामदानी वीविंग होती थी ज्यादातर, वो होती थी एक तो बंगाल के ढाका में, एक यूनाइटेड प्रोविंसेस के लखनऊ में। यूनाइटेड प्रोविंसेस हम पहले कहते थे, आजकल के टाइम में हम उसको यूपी कहते हैं, ठीक है। तो इन दो जगह पे, ढाका इन बेंगलोर एंड लखनऊ इन यूपी, यहाँ पर जो है आपके जामदानी वीविंग होती थी, इंपॉर्टेंट सेंटर माने जाते थे। चिंट्स हमने अभी पढ़ा पीछे, चिंट्स क्या था, चिंट्स एक छोटा कलरफुल फ्लावर के डिजाइन का, एक ऐसा छोटा सा कलरफुल कपड़ा जिसपे फ्लावर डिजाइन बना होता था, उसको बोलते थे चिंट्स। इसका ज्यादातर ये जो है एक्सपोर्ट करने के लिए, ये ईरान और यूरोप में एक्सपोर्ट करने के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा बनाया जाता था। और जो बांधना है, बांधना क्या होता था, ये ब्राइट कलर्ड और प्रिंटेड स्कार्फ होते थे, जिसको हम नेक पर या हेड पर बांधने का काम करते थे, जिसको आजकल हम रुमाल भी कहते थे, हमारी मम्मियां भी डालती हैं कई बार, है ना, दादियां डालती होती हैं, वो रुमाल सा होता है, चौरस सा प्रिंटेड होता है, उसको बोलते थे बांधना। वो शुरू हुआ था कलर्ड और प्रिंटेड स्कार्फ नेक और हेड के लिए, ठीक है। ये ज्यादातर राजस्थान या गुजरात में इसको प्रोड्यूस किया जाता था। तो ये था हमारा समहाउ अबाउट द कॉटन टेक्सटाइल, कहाँ से शुरू हुआ
अब हम ये बात करेंगे कि जो हमारा इंडियन टेक्सटाइल है वो यूरोपियन मार्केट में उसने बढ़ा तो कैसे घटा, उसके बाद वो सब पढ़ेंगे अब। इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट एनैक्टेड अ लेजिस्लेशन बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चिन्स इन इंग्लैंड। दिस एक्ट वाज नोन एज द कैलिको एक्ट। हमें पता है कॉटन के जो टेक्सटाइल है उसको नाम क्या दिया था, सबसे पहले कैलिको बोला था, ठीक है। तो 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक ऐसा मतलब बैन लगा दिया हमारी कॉटन टेक्सटाइल, जो हमारा चिंट्स वाला जो कॉटन टेक्सटाइल है उस पर उन्होंने बैन लगा लिया कि ये वाला कपड़ा इंग्लैंड में आएगा नहीं, ठीक है। और इस एक्ट को उन्होंने नाम दिया कैलिको एक्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ कैलिको एक्ट। उसके अंदर 4 ऑप्शन दे देंगे कि ये होता है, ये होता है, उसमें से आपको चूज करना होगा कि क्या होता है, ठीक है। तो जो बैन लगा दिया था इंग्लैंड में कि अब ये चिंट्स इंडियन टेक्सटाइल आपका नहीं आएगा इंग्लैंड में इन 1722, दैट इज नोन एज द कैलिको एक्ट। Indian designs were now imitated and printed in England on white muslin और plain unbleached Indian cloth। जो हमारे इंडियन डिजाइन होते थे उसको चुरा कर कॉपी किया जाता था और प्रिंट किया जाता था इंग्लैंड में, या तो व्हाइट कलर के मुस्लिन कपड़े पर, ठीक है, या फिर जो अनब्लीच कपड़ा होता कपड़ा सारा हमारा इंडियन ही होता था, ठीक है। लेकिन उस पर जब जो कढ़ाई आने लगी, पहले हमारे इंडियन लोग करते थे, अब यूरोपियन मार्केट में वो खुद होने लगा। इन 1764 द स्पिनिंग जेनी was invented by the John Kay, which increased the productivity of the traditional spindles। स्पिनिंग जेनी क्या है, एक मशीन है, ठीक है, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। स्पिनिंग जेनी एक मशीन है जिसको 1764 में जॉन काई ने, ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल स्पिंडल्स हैं, जो कपड़ा बनाने का जो तरीका है, धागा बनाने का जो तरीका है कपड़े के लिए, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, इसलिए जॉन काई ने 1764 में एक मशीन बनाई, दैट इज नोन एज स्पाइनिंग जेनी। और रिचार्ड आर्कराइट ने 1786 में, ठीक है, जब रेवोल्यूशन चल रहा था कॉटन टेक्सटाइल वीविंग का, उस वक्त उन्होंने स्टीम इंजन की इन्वेंशन की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन जो है हम इंडिया से कम समय में अपने शहर में एक्सपोर्ट कर सकें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा बना सकें। इसलिए उन्होंने स्टीम इंजन की खोज करी, इन्वेंशन करी। किसने करी? रिचार्ड आर्कराइट ने 1786 में की। तो ये जो सन है 1764, 1786, 1720, ठीक है, किसने कब क्या किया, ये सब ध्यान रखेगा बहुत अच्छे से। अभी हमने पढ़ा था अबाउट स्पाइनिंग जेनी। स्पाइनिंग जेनी क्या होता है? एक मशीन है जिसको एक सिंगल वर्कर ऑपरेट करता है, लेकिन काफी सारे स्पाइंडल्स इकट्ठा बनाता है, ठीक है, जिसमें थ्रेड को स्पन किया जाता है, थ्रेड को ऐसे घुमाया जाता है, ऐसे गोल 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 ऐसे घुमाया जाता है, ठीक है। मशीन होती है, एक ही वर्कर ऑपरेट करता है और एक ही बार में काफी सारे धागों को वो एक ही बारी में स्पिंडल कर कर बुन लेता है, ठीक है। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश मेड एनॉर्मस प्रॉफिट्स आउट ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड। जो ये स्पाइनिंग जर्नी की वजह से जो ट्रेड होता था, जो कपड़ा बनता था, उसकी वजह से जो हमारी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हैं, जो जैसे कि डच है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, ठीक है। ये कंपनीज क्या करती थी? कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल, ठीक है, इंडिया से परचेज करती थी और उन्हें सिल्वर इंपोर्ट कर देती थी। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने इन सब चीज़ों को भी बंद कर दिया जब बंगाल को जो है हमारे ब्रिटिश ने कॉन्कर कर लिया। तो ये सारी चीज़ें भी, सिल्वर गोल्ड आना भी हमारा बंद हो गया था। पहले सिल्वर गोल्ड के बदले में हम अपना कॉटन टेक्सटाइल, स्पाइसेस, सिल्क टेक्सटाइल्स ये सब ट्रांसफर करते थे। बंगाल जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर था, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो ढाका है आपका ईस्टर्न बंगाल का, जो आज के बांग्लादेश में है, ठीक है, ये भी जो है फोरमोस्ट टेक्सटाइल सेंटर था आपका 18th सेंचुरी में। और ये किसके लिए फेमस था? ये मुलमुलंद जामदानी वीविंग के लिए। हमने अभी पढ़ा जो जामदानी था वो बंगाल के ढाका में बहुत ज्यादा बनाया जाता था, इंपॉर्टेंट सेंटर था। तो किसके लिए फेमस था? ये मुलमुलंद जामदानी वीविंग के लिए ढाका वेस्टर्न बंगाल में, जिसको हम आज के तारीख में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था, बहुत ज्यादा फेमस सेंटर था। सदर्न पार्ट में जो कॉटन वीविंग सेंटर्स थे वो कोरामंडल कोस्ट पर आपको मिलते थे, जो मद्रास से लेकर आंध्र प्रदेश के नॉर्दर्न साइड तक फैले होते थे। जो कोरामंडल कोस्ट थे वो मद्रास से लेकर नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश तक स्ट्रेच किए होते थे, इतना ज्यादा फैले होते थे। वहां पर जो है कॉटन वीविंग के सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे सदर्न पार्ट पे, क्योंकि जो हमने ऊपर वाला पढ़ा वो हमारा था
आपका ईस्टर्न बंगाल था ना, ईस्टर्न साइड में था, ये सदर्न पार्ट में था। और वेस्टर्न कोस्ट में भी आपको वीविंग सेंटर मिलेंगे, वो गुजरात में मिलेंगे। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग है ना पार्ट्स पर, जैसे कि ईस्टर्न पार्ट हो गया, सदर्न पार्ट हो गया, आपका वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ठीक है। इन पे अलग अलग जगह पर अलग अलग देशों में जो है आपके वीविंग सेंटर्स हैं। तो इनको अच्छे से याद करेगा कि कौन सा वीविंग सेंटर कौन से कोस्ट में है, ठीक है। अब हम इतनी देर से वीविंग वीविंग कर रहे हैं, तो एक वर्ड हमारा आता है वीवर्स। तो वीवर्स होते कौन है? हु आर द वीवर्स? द तांती वीवर्स ऑफ बंगाल, जो बंगाल के तांती वीवर्स हैं। झुल्लाहस और मोविन वीवर्स हैं आपके नॉर्थ इंडिया के। सेल, काई कॉलर एंड दिवांग्स हैं जो आपके साउथ इंडिया के, ठीक है। ये कुछ कॉमन कम्युनिटीज फेमस हैं जो सिर्फ और सिर्फ वीविंग का काम ही करती थी एट दैट टाइम। कलर टेक्सटाइल्स के लिए जो थ्रेड डाई किया जाता था जिस भी बंदे के द्वारा, ठीक है, जो भी पर्सन जो है कलर टेक्सटाइल के लिए धागे को डाई करता था, उस पर्सन को हम बोलते थे रंग रेज। हम उस पर्सन को क्या बोलते थे? रंग रेज बोलते थे, जो थ्रेड को डाई करने का काम करता था। फॉर प्रिंटेड क्लोथ द वीवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ द स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स। क्लोथ पे प्रिंटिंग करने के लिए वीवर्स को एक स्पेशल पर्सन चाहिए होता था प्रिंट करने के लिए उस पर। उस पर्सन को हम बोलते थे चिपी गर्ड्स। क्या बोलते थे हम उनको? चिपी गर्ड्स। तो इस तरह से हमारा सारा कॉटन टेक्सटाइल जगह जगह पर था, और जो जो उनको उस पर वर्क करते थे उनके हमने नेम पड़े। अब हम क्या हुआ, अब धीरे 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 जो हमारा सारा इंडियन टेक्सटाइल था वो यूरोपियन मार्केट में फैलने लगा। वो हमारी तकनीक वो अपनी तरह से, जैसे मशीनों की हेल्प से या किसी भी तरह से, वो अपने देश में ले जाने लगे, जिसकी वजह से हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल का काम था उसको अफेक्ट पड़ा, वो कम हो गया। तो कैसे हुआ वो देखते हैं। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन textiles. Indian textiles now had to compete with the British textiles in the European and American markets. यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स में अब इंडियन टेक्सटाइल्स को compete करना पड़ता था ब्रिटिश लोगों से। एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स टू इंग्लैंड ऑल्सो बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द हाई ड्यूटीज। अब इंग्लैंड में जो है हम अपनी टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते थे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटीज भरनी पड़ती थी। इसी वजह से जो डिस्ट्रेस वीवर्स थे, ठीक है, वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पिटीशंस किए, काफ़ी ज़्यादा लेटर्स लिखे गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे। By the 1830s, ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट्स। अब 1830 तक गवर्नमेंट ने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया उनकी बात पे, तो 1830 तक जो ब्रिटिश का कॉटन क्लॉथ था अब वो इंडिया के ऊपर हावी हो गया। मतलब इंडिया में अब ज़्यादातर ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ इंडिया में भी यूज़ होने लग गया। क्यों? क्योंकि हमारे वीवर्स ने वो कपड़ा बनाना बंद कर दिया, वो महंगा पड़ने लगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ब्रिटिश ने अपना कपड़ा यहाँ पर लाना शुरू कर दिया। शोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मदुरा इन साउथ इंडिया इमर्ज न्यू सेंटर्स ऑफ वीविंग इन द लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में हमारे वेस्टर्न इंडिया का शोलापुर, साउथ इंडिया का मदुरा, ये हमारे नए सेंटर बने, वीविंग न्यू सेंटर्स बने। और गांधी जी ने उस वक्त हमारा एक खादी कपड़ा चलाया था जो आजकल चलता है समहाउ, मतलब एज कंपैरेटिवली बहुत कम है वैसे, काफ़ी लोगों को शौक भी है इसका, बट आई थिंक 10 to 20% ही रह गया आज के टाइम में। तो खादी को जो है हम नेशनलाइजेशन का सिंबल मानते थे खादी कपड़े को। क्यों? क्योंकि वो हमारे गांधी जी ने चलाया था, चरखा पर बनाते थे जो, और उसका जो चरखा था जो जिससे भी खादी बनता था, वो जो मशीन थी वो चरखा होता था। तो उस चरखा को जो है, वो चरखा हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता था, और उसको हमारे फ्लैग के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में, जहाँ आज हमारा अशोक चक्र होता है, वहाँ पर पहले आपका चरखा बना होता था एट द सेंटर ऑफ देयर ट्राई कलर फ्लैग। और इसी को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्ट भी किया था 1931 में। मतलब 1931 में हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमारे झंडे के बिल्कुल सेंटर में चरखे को यूज किया था, जिसकी जगह पर हम आजकल अशोक चक्र यूज करते हैं। अब वीवर्स की हालत इतनी ख़राब हो गई कि सब अपनी अलग अलग जगह पर जाकर अपना अलग अलग काम ढूंढने, उनमें से कुछ हैंडलूम वीवर्स थे, उन्होंने नई नई कॉटन मिल्स में काम करना शुरू किया, जो अभी अभी बॉम्बे में, अहमदाबाद में, शोलापुर में, नागपुर में, कानपुर में, इन सारी जगहों पर नए नए जो हमारे सेंटर्स बने थे, कॉटन मिल्स बनी थी, वहाँ पर जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया। कॉटन मिल्स कम अप। द फर्स्ट कॉटन मिल जो आपकी इंडिया में सेटअप हुई थी वो थी बॉम्बे में, दैट इज इन 1854। 1854 में बॉम्बे में सबसे पहली आपकी कॉटन मिल इंडिया में सेटअप की जाती थी, जिसे स्पिनिंग मिल भी कहा जाता था।
Bombay had grown as an important port for the export of raw cotton from India to England and China. बॉम्बे जो है एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट बन गया था इंडिया से इंग्लैंड और चाइना में एक्सपोर्ट करने के लिए. By 1900, over 84 mills started operating in Bombay. 1900 तक 84 मिल्स जो है बॉम्बे में ऑपरेट करना काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें जो ये मिल्स थी 84 मिल्स थी, उसमें से ज़्यादातर मिल्स जो है पारसी और गुजराती बिजनेसमैन ने शुरू करी थी. उसके बाद बॉम्बे में आई हमारी सबसे पहली कॉटन मिल, इंडिया की सबसे पहली. उसके बाद अहमदाबाद में सबसे पहली मिल आई थी 1861 में. अभी हम आगे पढ़े, ये तो था हमारा सारा वीवर्स के बारे में. अब हम पढ़ेंगे हमारे आयरन स्मेल्टर्स के बारे में. स्मेल्टर्स क्या होता है? जो आयरन का काम करते हैं. उसमें एक टेक्निक यूज होती है स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग का क्या मतलब होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम द रॉक और सॉइल बाय हीटिंग इट टू अ वेरी हाई टेम्परेचर. जब हम एक सॉइल को या फिर किसी पत्थर को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो उसमें से एक मेटल निकलता है. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मेल्टिंग. Wood's steel, when made into swords, produced a very sharp edge with a flowing water pattern. Woods एक तरह का स्टील था, ठीक है. उससे जब हम स्वर्ड्स बनाते थे तो उसकी जो स्वर्ड्स क्या होती है? तलवार, ठीक है. उससे जो हम तलवार बनाते थे वो काफी ज्यादा शार्प एज होती थी, ठीक है. और उसका पैटर्न क्या होता था? जैसे कि कोई पानी लहराता है ना, चलता हुआ पानी होता, उस टाइप का उसका पैटर्न था. लेकिन उसकी जो एजेस थी वो बहुत ज्यादा शार्प होती थी उस स्वॉर्ड की, जो वुड्स नाम के स्टील से बनाई जाती थी. Francis Buchanan left us technique by which the wood steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in the Mizzou. जो फ्रांसिस बुचानन थे उसने ये टेक्निक जो है हमारी वुड स्टील बनाने की, ठीक है, बाय विच जिससे हम वुड स्टील बना सकते थे, ये वाली वुड स्टील को बनाने की जो टेक्निक थी हमारी, वो फ्रांसिस बुचमन ने जो है हमारे पास छोड़ दिया था, ताकि हम अपने स्मेल्टिंग फर्नेसेस जो मैसूर में लगे हुए थे उनसे हम वुड स्टील को बना सके. इसमें क्या होता था? इन फर्नेसेस में आयरन को जो है चारकोल के साथ मिक्स कर दिया जाता था और उनको छोटे छोटे क्ले पोट्स के अंदर डाल दिया जाता था. वुड्स क्या है? वुड्स को जो है अलग अलग नाम से उस वक्त जानते थे. कन्नड़ में इसको उक्कू नाम से जानते थे, तेलुगु में इसको हुक्कू नाम से जानते थे, तमिल और मलयालम में इसको उरुक्कू नाम से जानते थे. वुड्स का मतलब ही क्या होता है? स्टील. क्लियर है? देन माइकल फैराडे, ये कौन थे? एक लेजेंडरी साइंटिस्ट थे और डिस्कवरर थे, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इन्होंने आविष्कार किया था. और इन्होंने 4 साल हमारे इंडियन वुड्स की प्रॉपर्टीज को जानने में उन्होंने 4 साल इस पे स्टडी करी थी. Smelting was done by men while women worked the bellows, pumping air that kept the charcoal burning. Smelting थी वो हमारे मेंस द्वारा करी जाती थी, लेकिन जो वुमेन्स है उनका क्या काम करता? उनका काम होता था बैलोज पर. बैलोज क्या था? एक ऐसा डिवाइस था जिससे एयर को पंप किया जाता था. एयर पंप होती थी तो हवा से जो है वो आग जलती थी तो उससे वो फर्नेसेस वर्क करते थे तो फर्नेसेस से हमारा स्टील निकलता. तो स्मेल्टिंग का काम हमारे मेंस करते थे और वुमेन्स क्या करती थी? बेलोज का काम करती थी. क्लियर है? अब हम देख लेते हैं कि आयरन और स्टील फैक्ट्रीज हमारे इंडिया में कब कब आई. द ईयर वॉज 904 अप्रैल. चार्लीज वेल्ड, एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, एंड दोराबाजी टाटा, द एल्डेस्ट सन ऑफ जामशेदजी टाटा, वर ट्रेवलिंग इन छत्तीसगढ़ इन सर्च ऑफ आयरन और डिपॉजिट्स. ठीक है. एक अप्रैल 1904 में चार्लीज वेल्ड, जो एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, उनके साथ दोराबजी टाटा, जो किसके बड़े बेटे थे? जामशेदजी टाटा के बड़े बेटे दोराबाजी टाटा. ये लोग जो है दोनों छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ में ट्रेवल कर रहे थे. क्यों कर रहे थे? ताकि ये आयरन ओर्स कहाँ पर इकट्ठे होते हैं उनके बारे में पता लगा सकें. तो वहाँ पे कुछ लोग जो हैं उन्होंने बहुत ढूंढा, उनको नहीं मिला. तो थोड़ा सा आगे जाके उनको कुछ लोग दिखे जिनको हम अगारीज कहते थे. ठीक है. वो उन्होंने देखा कि वो अगारीज जो हैं थोड़ा थोड़ा कोयला उठा के लेकर जा रहे हैं, आयरन और उठा के लेकर. तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप ये कहाँ से लेकर आए हो? तो उन्होंने एक हिल की तरफ उन्होंने इशारा किया कि हमें वहां से मिला. तो जब उन्होंने वहां जाके देखा तो वो हिल जो है सारी आयरन और से भरी पड़ी थी. ठीक है. उस हिल का क्या नाम था? राजहाड़ा हिल्स. तो जो राजहाड़ा हिल्स है वो सबसे ऐसी हिल है जहां पर आपको सबसे फाइनेस्ट ओर मिलता है पूरे वर्ल्ड में. और कहीं पर भी आपको ये इतना अच्छा ओर नहीं मिलेगा. अगारिस ने भी जो है उनको आयरन और ढूंढने में मदद करी और उनकी मदद से उन्होंने एक बनाया भिलाई स्टील प्लांट.
ठीक है। उसके बाद द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं, उसके बाद ये कंपनी बनी स्टील की, जो स्टील प्रोड्यूस करती थी। और ये कंपनी कब बनी थी? 1912 में बनी थी। और किस रिवर के पास बनी थी? सुबर नरेखा पर्व के पास। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री लगाने के लिए पानी की ज़रूरत थी। अब पानी उनको आसपास मिल नहीं रहा था, तो अगारिस ने उनको हेल्प करी कि आप यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट बना सकते हो। उसके बाद उन्होंने एक और कंपनी बनाई जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये इन्होंने 1912 में बनाई थी। और कौन सी रिवर के पास बनाई थी? सुबर नरेखा नाम की रिवर है वहां, उसके पास उन्होंने इतनी बड़ी ये कंपनी चलाई। जब 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, तो हम पहले क्या करते थे? स्टील जो है हम पहले बाहर से लाते थे, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो गया तो हमारी इस टिस्को कंपनी ने ही, ठीक है, क्योंकि ये वॉर जो है बहुत लंबा हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत लंबा हो गया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा बिल्कुल बंद हो गया था। तो टिस्को कंपनी ने किया क्या? टिस्को कंपनी ने ही हमारी सेना को शेल्स वगैरह या फिर वॉर के लिए जो कैरेज व्हील्स की ज़रूरत होती थी वो सब इन्होंने ही हमें देनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से इनका काम चलना, टिस्को कंपनी का काम चलना शुरू हो गया। 1919 तक द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज बाइंग 90% ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय द टिस्को। 1919 तक जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने अप्रॉक्सीमेटली 90% जो स्टील जो उन्होंने यूज़ किया वॉर के टाइम पर वो टिस्को कंपनी से ही मैन्युफैक्चर हुआ था। Hence, टिस्को बिकम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। इसी वजह से जो टिस्को कंपनी है वो सबसे पहली बड़ी स्टील कंपनी है, स्टील इंडस्ट्री है जो ब्रिटिश एम्पायर में बनी थी। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। आई होप आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।